हेलो एवरीवन, साइंस टीचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने खेतों में जुताई, बुआई, खाद और उर्वरक इनके बारे में बात की थी। अब आगे हम खाद और उर्वरक में डिफरेंस देखेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है, क्योंकि ये जो है प्रयोगशाला लैब इनमें बनाया जाता है उर्वरक को। तो एक मानव निर्मित लक्षण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन अवशेष जो होते हैं उनके विघटन से प्राप्त होता है। उसके अलावा हम इसमें और भी डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जो जैसे कि यूरिया, एनपीके, इन सब से उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। किसान क्या करते हैं, जो स्लेरी मतलब जो गोबर होता है उन सबको, जो अपशिष्ट जैसे रसोई घर से निकला हुआ कचरा होता है उन सबको एक गड्ढे में डाल देते हैं, और उससे उससे क्या होता है, जब सड़ गल जाते हैं वो सब तो खाद बन जाती है। उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त प्रचुर मात्रा में होता है। उसके अलावा उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद जो होता है उसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि उर्वरक और खाद के बीच बताए गए लाभ क्या है। उर्वरक एवं खाद जो होते हैं उनके बीच अंतर और बताए गए लाभ। तो हम पढ़ेंगे खाद के लाभ। खाद जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। वो तो अच्छी इसलिए मानी जाती है ना, क्योंकि इसका उपयोग जो खेतों में ही बनाया जाता है। इसको गोबर से बनाया जाता है, वो केमिकल से बने होते हैं, इसलिए जैविक खाद जो होते हैं उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। सेकंड हम देखेंगे, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र सी हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जी हाँ, खाद देंगे तो मिट्टी कैसी हो जाती है, भुरभुरी सी हो जाती है और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण जो गैसें होती है ना, पौधों की जड़ों को शोषण अच्छे से मिलता है, गैसों का विनिमय सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। जब हम खाद देंगे तो खाद जब अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होता है। खाद जो खाद को अपघटित करते हैं, जैसे केंचुआ, सूक्ष्मजीव, इनके द्वारा जो वो गोबर वगैरह होता है उनका क्या किया जाता है, अपघटन। तो जब हम खाद देंगे तो इससे क्या होगा, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी। जब खाद देंगे तो खाद के साथ जो जीवाणु जो होते हैं, केंचुआ वगैरह, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं और हमारी मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। किसान के मित्र कहे जाते हैं केंचुआ। इससे जैविक खाद में इससे जैविक खाद से, जो जैविक खाद होती है उससे जो मिट्टी का गठन होता है उसमें सुधार होता है। उसके अलावा हम आगे देखेंगे, सिंचाई की बात करेंगे हम। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। ये तो आप भी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को ही जल की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। जी हाँ, पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। हाँ, जड़ों में जाइलम होता है ना, उसके द्वारा पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थितियों में नहीं हो सकता। जी हाँ, सिंचाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, वरना बीज अंकुरित नहीं होंगे। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग से हो सकता है। ये जो होते हैं, जल से क्या होता है, जब पौधे को पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है तो ये फसल जो होती है उसकी पाले एवं गर्म हवाओं से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल में वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो हाँ, अगर हमें स्वस्थ फसल चाहिए, उसकी वृद्धि हो, मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खेतों में पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से जल देना चाहिए। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद खेत में जल देना या फिर निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, तो सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न होता है। सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब गर्मी होगी ना तो मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के कारण ऐसा हो सकता है कि गर्मियों में पेड़ों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस वर्ष
बूजू कहता है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। जैसे सिंचाई हमारे भारत में सिंचाई कुएं से, जलकूप से, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, तो हम उन तरीकों की बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा पहले यूज होते थे, मतलब अब अभी भी होते हैं लेकिन कुछ कुछ जगहों पे। सिंचाई के पारंपरिक तरीके जैसे कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मवेशी तथा जो मजदूर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मवेशी जैसे कि बैल, इन सब की जरूरत पड़ती है ना, तो गाय ले लो, इन सब की मवेशी, मजदूर, मवेशियों की और मजदूरों की इन विधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः ये सस्ते हैं परंतु कम दक्ष होते हैं। ये सस्ते होते हैं परंतु क्या होते हैं, कम दक्ष होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे कि मोट, घिरनी देख लो, है ना। उसके अलावा चेन पंप होगी। ये पारंपरिक तरीकों में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट आपने देखा होगा, गांव में ये सब चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि मोट, घिरनी, चेन पंप, ढकेली, उत्तोलक, रहट जिसे बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ये मोट है, इसमें क्या लगा होता है, ऊपर घिरनी लगी हुई है, इसे मोट बोलते हैं। यहाँ पर चेन पंप देख लीजिए, इसे माध्यम से इनको खींचा जाता है पानी को। यहाँ पर ढकेली देख लीजिए, इसको अपन छोड़ देते हैं तो बाल्टी नीचे और फिर ऐसे कर देंगे तो ऊपर चली आती है। यहाँ पर रहट है, जिसे बैल की सहायता से घुमाया जाता है और पानी को ऊपर खींचा जाता है, ऐसे करके, है ना। तो जल को ऊपर खींचने, इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हर जैसे डायग्राम वगैरह में देख के हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे आगे देखिए, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आजकल भी तो ज़्यादातर यही होता है कि हम पंप का यूज़ करते हैं जल को ऊपर खींचने के लिए। तो पंप चलाने के लिए या तो डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अभी हमने क्या किया है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की बारे में बात की थी, जैसे मोट, गिरनी, चेन पंप, रहट, उत्तोलक जिसे बोलते हैं, ढकेली। अब हम सिंचाई के आधुनिक विधियों के बारे में बात करेंगे। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों के द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता के साथ कर सकते हैं, मतलब जल को बिना व्यय किए हम सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं जिसमें हमारा जल जो है कम व्यर्थ हो। जैसे कि पहली विधि है जो आधुनिक सिंचाई की विधियों में पहली है, छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए भी किया जाता है। जो उबड़ खाबड़ सी जमीन होती है ना, वहां पर हम सिंचाई करने के लिए छिड़काव तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। ये जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है और छिड़काव हो जाता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, तो छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कहीं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि एक तो देख लो, यहाँ बोला है ना हमें कि ऊर्ध्व पाइप होता है। एक तो ऐसे ऊर्ध्व पाइप होता है, उसके ऊपरी सिरों पर एक नोजल लगा होता है। ऐसे देख लो, ऊर्ध्व पाइप है, ऊर्ध्व पाइप दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में। ये प्रैक्टिकली समझने के लिए अच्छा होता है। एक ऊर्ध्व पाइप होता है, जैसे खड़ा देख रहे हो ना आप, वैसे उसके ऊपर एक नोजल लगा हुआ होता है। नोजल में क्या होता है, जब इसमें पानी छोड़ा जाता है तो नोजल घूमता है, और जब ये घूमता है ना तो ऐसे सिंचाई करता है, तो जैसे कि बारिश हो रही हो, ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही हो वैसे। तो आगे हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जैसे फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। लेकिन ये इसके लिए बहुत मेहनत है, क्योंकि बहुत महंगा भी हो सकता है। देखिए ना, जैसे ड्रिप तंत्र, यहाँ एक कुआं है, इसमें एक मोटर लगी हुई है, ऐसे पाइप को निकालेंगे, ऐसे उसको पूरे खेत में हमें ऐसे बिछाना पड़ेगा, और पाइप में छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे, जैसे छेद होंगे, तो उनसे क्या करेगा, पानी बूंद बूंद करके प्लांट्स की जड़ में जाता रहेगा। इसीलिए कहते हैं ये महंगा भी हो सकता है, और मतलब इसमें टाइम, इसको बिछाने के लिए हमें बहुत कार्य भी करना पड़ सकता है।
तो अब हम आगे देखेंगे। अभी तक हमने खेत की जुताई कर ली, उसमें बुआई कर ली, फिर उसके बाद हमने उसमें खाद और उर्वरक भी मिला दिया, उसके अंदर हमने सिंचाई भी कर दी। अब क्या करेंगे, हम उसमें जो भी खरपतवार होंगे उनको हटाएंगे। और ये हमारे पौधों के लिए वैसे आवश्यक भी है, हमारी फसल के लिए, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, हमारे पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए, भोजन, पानी, प्रकाश, इन सब के लिए। तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे हटाएंगे, तो खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे थे। अब जैसे बूझो और पहली जब खेत में गए तो उन्होंने देखा कि गेहूं का खेत था, तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि फसल के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगे हुए थे। तो फिर क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, क्योंकि वो तो अवांछनीय पौधे ना, खेत में कहीं अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ये अवांछित जो पौधे होते हैं उन्हें ही हम खरपतवार कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो जो फसलों के साथ जो अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो इसे निराई कहते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। और फिर क्या होगा, जैसे हम इसकी निराई नहीं करेंगे तो ये वापस से अगली जब हम फसल करेंगे तो उसमें भी इसके बीज और इसकी निराई भी हमें कब करनी चाहिए, कब खरपतवार को हटाना चाहिए, जब इसमें फूल लगने से पहले। क्योंकि फूल लग जाएगा फिर उसमें फल, बीज हो गया तो फिर क्या फायदा, बीज तो वहीं पे खड़ जाएगा ना, वहीं पे पड़ा रह जाएगा। तो फिर अगली बार जब हम कोई भी फसल करेंगे तो वापस से वही खरपतवार, इसीलिए हमने पहले ही हटा देना चाहिए। खरपतवार को हटाने में उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है, जैसे कि फसल को उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने मटाने में सहायता मिलती है। तो सही है, आजकल होता भी ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि पहले ही हमारे खेत को जोत कर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें जितने भी खरपतवार होते हैं वो उखाड़ने में सहायता, उखड़ जाते हैं वो, और खेत साफ हो जाता है। और खरपतवार जो क्या होते हैं, वो पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। उनमें बीज एवं जो पुष्पण है उसके बनने से पहले का होता है। तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जब हमें खरपतवार हटाना है तो उसके लिए हमें वो तब हटाना चाहिए जब उसमें पुष्प या फिर बीज ना लगे हों, या फिर खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर भी अथवा भूमि के निकट काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह खुरपी या हिरो की सहायता से किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि खरपतवार को हटाने का अन्य तरीका। एक तो हमने बात की कि उसको हटाने के लिए हमें खेत को पहले से ही जोत के पटक दो तो खरपतवार हट जाएगा। उसके अलावा हम हाथ से उपाड़ कर भी हटा सकते हैं उसे, ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई रेलवे परीक्षाओं में पूछा गया है। PYQ है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, जो फुहारा होता है ना, उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसे ये देखो, ये कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा अगर आप गांव से संबंध रखते हो तो। खरपतवार नाशी का छिड़काव, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इनको छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है? जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो ये केमिकल्स होते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे जैसे हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए हानिकारक होते हैं, जितने भी सजीव हैं उनके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी इनका प्रयोग करें तो अपने आप को अच्छे से कवर कर लें और अपना मुंह और नाक को कपड़े से ढक लें तथा अपना ध्यान रखें और फिर इनका प्रयोग करें। इसी प्रकार हमने खरपतवार से सुरक्षा के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करेंगे कल, जैसे कि कटाई के बारे में हम देखेंगे, भंडारण के बारे में देखेंगे फसल। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा कल। ऐसे फिर हम इसकी PYQ करेंगे, MCQs करेंगे, जो बुक में दिए हुए हैं वो करेंगे, तथा जो पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे कल